So from this chapter probability you will get 8 marks. एक चैप्टर 8 नंबर, ठीक है. लेकिन ये बहुत इजी नहीं है चैप्टर. दिस चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इसमें लॉजिक्स बहुत ज्यादा लगने हैं. सी, जो हमने लोअर क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना, वो प्रोबेबिलिटी क्या थी? बेसिकली प्रोबेबिलिटी, द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबिलिटी और इवेंट. Basically the probability is of when we find the probability we need 3 definitions, right? We find the probability by using the 3 different approaches. Your first approach is classical approach. देखो लोअर क्लासेस में आपको इतना नहीं पढ़ाया जाता. सिंपली क्वेश्चन आता है और आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो, आंसर दे देते हो, ठीक है. लेकिन +2 की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम पहले पढ़ के आए हैं 8th, 9th, 10th और 11th में, और जो हमने अब स्टडी करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है. क्यों हम कहते हैं कि +2 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू लोअर क्लासेस? बिकॉज हियर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स. तो जो हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कि 3 कैटेगरीज से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वन इज क्लासिकल अप्रोच, सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच, एंड द थर्ड वन इज एक्सियोमेट्रिक अप्रोच. एक्सियोमेट्रिक अप्रोच. अब देखो, आपको अगर याद हो, अगर ICSE वालों ने 7th में पढ़ी है आई थिंक, या 8th में, या CBSE वालों ने 8th में स्टडी किया प्रोबेबिलिटी, आपको अगर याद होगा कि वहां पर स्टैटिस्टिकल अप्रोच से हमने क्वेश्चंस किए थे. वहां पर आपको बताया नहीं जाता, सिंपली क्वेश्चन दिया जाता है और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या होता है कि वहां पर आपको एक डेटा गिवन होता है, जैसे कि बॉयज की प्रोबेबिलिटी ये है 1/6 है, या गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है. आपको एक डेटा गिवन होता था 9th ग्रेड में भी, अगर आपको याद हो, CBSE स्टूडेंट्स को याद होगा, वहां पर टेबल्स ऑलरेडी बने होते थे और उस टेबल में से देख के हमें जस्ट प्रोबेबिलिटी का आंसर देना होता था, ठीक है. 9th ग्रेड में और 8th ग्रेड में, जो 9th और 8th ग्रेड में हम बेसिकली यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच का, राइट. और जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच का बेसिकली जो हमने यूज किया वो हमने 10th ग्रेड में किया. अप्रोच क्या कहती है? क्लासिकल अप्रोच, जो आपने अभी मुझे फॉर्मूला दिया था किसी स्टूडेंट ने, कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस. दिस इज योर क्लासिकल अप्रोच. नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, राइट. यहां पर क्या था कि अगर तो हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस पता है फिर तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, राइट. लेकिन रियलिटी कई बार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस होते ही नहीं है. कई बार हमारा n इन्फिनिटी तक चला जाता है. कई बार, जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, वहां पर जो हमारे नंबर ऑफ केसेस होंगे वो हमारे फाइनाइट नहीं होते, नंबर ऑफ केसेस इनफाइनाइट चले जाते हैं. तो 10th और 11th तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद हो, तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो फाइनाइट केसेस के थे. डाइस को थ्रो कर लो, ये कॉइन को थ्रो कर लो, कॉइन को टॉस कर लो, बॉल्स आ गई, ठीक है. तो इन केसेस में हम जो केसेस, टोटल केसेस लेते हैं, वो टोटल केसेस हमें पता होता है, हम फॉर्मूला लगाते हैं, फेवरेबल हमने सिलेक्शन की जो हमें चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी हमने निकालनी है, और टोटल से हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया आंसर, राइट. अब जब आपके पास जो केसेस हैं, जो नंबर ऑफ टोटल केसेस हैं, अगर वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएं, अगर वो अप्रोच करें इन्फिनिटी को, 11th ग्रेड में आपने लिमिट को स्टडी किया था ना, लिमिट की चीज है, काफी चैप्टर्स में हम यूज करते हैं. अगर आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे? फिर तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस, राइट. और स्टैटिस्टिक, ठीक है. फिर +1 में क्या हुआ? +1 में जब आप आए ग्रेड 11th में, तो वहां पर हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की, हमने फाइंड तो फाइनाइट केसेस की ही की थी, वहां पर इनफाइनाइट केसेस नहीं थे. लेकिन हमें एक नई अप्रोच सीखने को मिली. नई अप्रोच क्या मिली
कि जब हम क्लास 10th में थे हमारे जितने भी इवेंट्स थे वो सारे इक्वली लाइकली थे। बताओ इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स ग्रेड 10th में सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली थे। व्हाट डज इट मीन? व्हेन यू थ्रो अ कॉइन यू विल गेट हेड एंड टेल। जितनी इंपॉर्टेंस हेड की है उतनी ही इंपॉर्टेंस टेल की है। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। लाइक योर डाइस 5 and 6। अब आप इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, चाहे आप नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल ही मिलना है। अगर आप 2 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे आंसर 1/6 ही मिलेगा। ठीक है, तो जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं वो क्लासिकल अप्रोच के थ्रू हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब 12th ग्रेड में या फिर 11th में भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते। सपोज सिंपल सी अगर हम क्वेश्चन देखें, 10th में भी था क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा, डिफेक्टिव वाला, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कोई मैन्युफैक्चर किया है, किसी ने नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर किए हैं, तो उसमें जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, लाइक 0.5%। आपको याद होगा 10th ग्रेड में क्वेश्चंस थे। तो जब हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते तो 10th क्लास में क्वेश्चन करवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी भी दे दी साथ में। उन्होंने ये नहीं बोला आपको प्रोबेबिलिटी निकालो, उन्होंने आपको जो सर्टन जो वहां पे डिफेक्ट्स की जो पॉसिबिलिटी थी वो दे दी कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो नॉन डिफेक्टिव की क्या होगी? तो वो तो हमें पता ही है, टोटल में से 1 में से माइनस करो और आंसर दे दो। ठीक है, अब क्या होगा 11th ऑनवर्ड्स और 12th क्लास में हमारे पास जरूरी नहीं है कि सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली होंगे। लाइक अगर मैं इस रूम में भी बैठी हूँ या आपके हाथ में मोबाइल है, सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप नया मोबाइल लेके आए हो, तो मोबाइल खराब होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 कभी नहीं आएगी कि वो खराब हो सकता, नहीं हो सकता। अब जो आपका फोन है या लैपटॉप है उसके खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, 0.001। अगर आप ब्रांड न्यू लेके आए हो, ब्रांड न्यू आपने ओपन किया है, तो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो रियलिटी में सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते, राइट? सबसे पहली बात ये समझनी है, रियलिटी में इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते। तो जो हमारी एक्सोमेटिक अप्रोच है वो दोनों पे काम करती है, ये इक्वली लाइकली पे भी काम करती है और नॉन पे भी करती है, नॉन इक्वली लाइकली, राइट? अब ये एक्सोमेटिक अप्रोच क्या है? एक्सोमेटिक अप्रोच वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आपको पता ही है कि 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई इवेंट लेते हो उसके जो भी सैंपल स्पेस बनेंगे, स्पेस की अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, कितनी भी निकालने उस सैंपल स्पेस में से, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए? 1। तो ये तो हमारी कंडीशन है ना प्रोबेबिलिटी की। क्लासिकल अप्रोच में भी हमने यही सीखा था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है मिनिमम होगी 0 और मैक्सिमम। तो एक्सोमेटिक में भी यही है कि अगर आप इंडिविजुअल किसी सभी सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट्स हैं, इंडिविजुअल कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो लाइकली इक्वली लाइकली हो चाहे वो नॉन इक्वली लाइकली हो, आपको जो सम मिलेगा प्रोबेबिलिटीज का वो हमेशा क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो एक्सोमेटिक अप्रोच से ये दोनों चीजें कवर करेगी, इक्वली लाइकली इवेंट्स को भी कवर करती है, ये नॉन इक्वली लाइकली इवेंट्स को भी कवर करती है। सेकेंड थिंग कि ये जब आपके नंबर ऑफ इवेंट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं उनको भी कवर करती है। ठीक है, तो अब जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स हम अप्रोच, बिकॉज इन द रियलिटी वी डोंट हैव इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो गड़बड़ चलती रहती है, किसी इवेंट्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी की कम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे कोविड के केसेस ही हैं तो प्रोबेबिलिटीज चल रही है ना कि नेक्स्ट मंथ डाउनफॉल आएगा, फिर वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो ये सब कुछ पैरेलल सेम तो नहीं चल रहा ना, राइट? तो हम रियल लाइफ में एक्सोमेटिक अप्रोच का ही यूज करते हैं। एक्सिम का एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स को पता होगा, उनको तो एक पूरा चैप्टर था 9th ग्रेड में। एक्सिम का मतलब होता है टू सेट सर्टन रूल्स, सेट सर्टन रूल्स जो हमेशा ठीक होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करके सबके व्यूज लेके एक रूल बना दिया जाता है।
ठीक है। जैसे अब हम कोविड के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक हमने रूल्स सेट कर दिए हैं एक्सपेरिमेंट्स से कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, इससे तो हमारा मतलब इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। अगर हम मास्क यूज नहीं करेंगे, सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे, तो हमने बीमार होना ही होना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक एक्सियम मतलब हमने एक सर्टेन रूल्स सेट कर दिए हैं। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच का मतलब है कि कुछ रूल्स सेट किए गए हैं सारी स्टडी करने के बाद, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उनको प्रूफ करो, प्रूफ नहीं करते। इसमें क्या होता है कि पूरी स्टडी की जाती है, सबके व्यूज लिए जाते हैं और फिर एक्सियम्स मतलब फिर एक रूल्स बना दिए जाते हैं कि जो सबने फॉलो करने ही करने हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सियोमेटिक अप्रोच। अब जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी में और जो हमने 8th, 9th, 10th और 11th में जो हमने स्टडी किया उनमें डिफरेंस। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ 2 कॉइन्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग ए सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। सैंपल स्पेस आपको पता है ना, सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स। तो आपका जो 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस है वो पता ही आपको क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। अब इसमें से मैं 2 इवेंट्स बना रही हूं। आई एम टेकिंग 2 इवेंट्स, ध्यान से समझना इसको। आई एम टेकिंग 2 इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी। अब जो इवेंट ए है, इवेंट ए मैंने लिया है ओनली 2 हेड्स, 2 हेड्स ओनली तो नहीं आएगा यहाँ पे, 2 हेड्स। Event A I am taking 2 heads and event B I am taking at least 1 head. At least 1 head. At least का मतलब yes, मैं भूल गई, okay. So I am taking sample space of 2 coins. Your coin sample space will be head head, head tail, tail head and tail tail. अब मैंने यहाँ से 2 events लेने हैं, ठीक है। ये events आपको हमेशा given होते हैं स्टेटमेंट में। मैंने एक इवेंट लिया A, that is 2 head and B is at least 1 head. क्वेश्चन आपको एज इट इज लगेगा 10th में, ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, मुझे तो आता ही है क्वेश्चन, ठीक है, देख के लग रहा है ना। लेकिन 10th क्लास में क्या था कि 10th क्लास में यहाँ पर लिखा होता था फाइंड पार्ट 1, पार्ट 2, ये ऐसे ही होता था ना क्वेश्चन 10th ग्रेड तक। पार्ट ए में ये फाइंड करो, पार्ट बी में ये फाइंड करो। लेकिन 12th ग्रेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कौन से इवेंट आएंगे, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम 1 हेड होना जरूरी है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस में मिस्टेक ना करो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 होना जरूरी है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मतलब 3/4, राइट। अब देखो, अब आपकी क्लास 12th शुरू हो रही है। पुटिंग हियर सम कंडीशंस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। कंडीशन देखो मैंने क्या लगा रही है, व्हाट इज when event B has already occurred. Let me write it. What is event A when event B has already occurred? It means ये जो सारा कुछ दिया हुआ है ना, ये तो है given. This is given. मतलब कि जब भी क्वेश्चन करना है वो कह रहा है कि इवेंट बी तो पहले ही हो चुका है, इवेंट बी तो पहले ही हो चुका है। इवेंट बी का मतलब कि जो ये हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड तो पहले ही आ चुके हैं। इसमें से बताओ, इसमें से इन लोअर क्लासेस वी वर टेकिंग द प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम द सैंपल स्पेस, यहां से बताते थे हम। लेकिन अब हमने जो चीज पहले बोली गई है कि इवेंट बी जो ऑलरेडी हो चुका है वहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर आप यहां से देखोगे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड ऑलरेडी अकर्ड, पहले ही हो चुकी है। तो अब मुझे इसी में से बताओ बी में से कि व्हाट इज अर्लियर यू वर गेटिंग 4 इन द डिनोमिनेटर ऑफ योर आंसर। तो यहां से हमें पता चल जाता होता है कि हमारे टोटल केसेस तो 4 है, नीचे 4 ही आना है, ठीक है। अब यहां पर आ गया 3, कंफ्यूजन, ठीक है। और ये कैसे आया, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ए की लेकिन बी पहले ही हो चुका है। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, राइट।